नमस्कार जोहार दोस्तों। यूथ आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज आपको मैं भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ाऊंगा। इसे हम लोग 2-3 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, इसकी पूरी क्या प्रोसेस है बनने की, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइए और मेरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से आपको भेजा में घुस जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, भारत के संविधान के निर्माण में हम लोग इसको 2 भाग में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, यानी भारत का जो संविधान था क्या एक ही दिन में बन गया था? नहीं, इस एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा था और जिसके कारण अंततः जो है कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर भारतीय संविधान का निर्माण होगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा। तो और दूसरा हम लोग देखेंगे संविधान सभा। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी का शासन जो कि 1773 ईस्वी से लेकर के और 1858 तक चला था, एक कंपनी का शासन था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में। और दूसरे भाग में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ताज यानी जो क्राउन था, यानी जो वहां की जो रानी थी, महारानी क्राउन, उनका शासन 1857 से लेकर के और 1947 तक। अब यहां पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप इसी दौरान देखिएगा कि 1857 का जब सिपाही विद्रोह हो जाएगा, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन होगा, तब इसके बाद अंग्रेजों के मन में ये बात आएगी कि विद्रोह क्यों हो गया, उन कारणों को जानेंगे और अमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उन्हें एहसास हो जाएगा कि भारत को अगर कंट्रोल करना है तो कंपनी के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि इन्हें इनके शासन को स्वयं देखना होगा। यही कारण था कि 1858 में देखिएगा एक अधिनियम पारित होगा और जिसके माध्यम से क्राउन का शासन जो था वो भारत पे लागू हो जाएगा। तो यह संविधान की प्रक्रिया के फेजेज हैं, 2 फेजेज। अब आगे जो हम लोग देखेंगे, कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर के और 1858 के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाएगा। अब इसके पीछे भी कई कारण हैं, उसको मैं अगला स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद 1781 में संशोधन अधिनियम आया। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आएगा। चार्टर अधिनियम एक्ट जो है वो 1793 में आएगा। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जब ब्रिटिश ताज का शासन भारत में हो जाएगा, तब ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के द्वारा जो है 1858 से लेकर के और 1947 तक भारत में शासन स्थापित करने के लिए अलग अलग नियम कानून समय समय पर बनाए जाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसके बाद देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद देखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा, उसके भी अनुशंसा होंगे जिसके आधार पे भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसके बाद अंततः देखिएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में अंग्रेज आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, है ना, और इसके लिए ब्रिटिश क्राउन से यानी जो वहां की जो रानी थी, महारानी, उनके द्वारा जो है 15 वर्षों के लिए शुरुआत में एक समूह बनेगा, व्यापारिक समूह, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और उस कंपनी को एक चार्टर के द्वारा एक अधिकार सौंपा जाएगा कि आप जाएं पूर्व के देशों से व्यापार करने, है ना। तो वह जो कंपनी है वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है वो कहां आएगा? भारत में आएगा और व्यापार करने के उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा। और जब भारत में आएंगे धीरे धीरे वो व्यापार करने लगे, उनको बहुत सारे मुनाफे हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको आधुनिक भारत के इतिहास में
अच्छी तरह से पढ़ने हैं, लेकिन मैं यहां भी आपको एक समझाते चल रहा हूं ताकि आपको एक संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो भारत में देखिएगा जब कंपनी आएगी व्यापार करने के लिए, तब यहां की कमजोरियों को फायदा उठाते हुए यहां षड्यंत्र करने लगेंगे और कंपनी के द्वारा जो है देखिएगा एक तरह से एक प्लासी का युद्ध होगा 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में, और दोनों ही युद्ध में भारतीयों की हार हो जाती है और कंपनी की यहां पे जीत हो जा रही है। और इसका परिणाम जो होगा, इसके परिणाम के रूप में देखिएगा कि 1765 ईस्वी में कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल जाएगी। अब यहां पर दीवानी एक वर्ड आया है, अर्थात जो राजस्व से संबंधित जो अधिकार थे और दीवानी से संबंधित जो अधिकार थे, उन सब पर किसका अधिकार हो जाएगा? कंपनी का। और भारत में देखिएगा जो नवाब हैं वो नाम मात्र के रह जाएंगे, है ना, ये सब। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाएंगे राजस्व से संबंधित, तो कंपनी के कर्मचारी, उनके जो अधिकारी हैं, वो अपना निजी व्यापार भी करने लगेंगे, है ना। और निजी व्यापार करने के कारण देखिएगा थोड़ा घूसखोरी बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार, है ना, और भारतीयों से वो रिश्वत भी लेने लगेंगे और इस वजह से देखिएगा कंपनी घाटे में जाने लगेगी। और ये बात खबर कहां तक जाती है? ब्रिटिश तक चला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिश के संसद से कानून बनेगा, है ना, ब्रिटिश के संसद से कानून बनेगा। और वह कानून किस लिए बनेगा कि जो कंपनी के जो कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो कंपनी व्यापार घाटे में जाने लगी, और इसी के मद्देनजर इसको रोक लगाने के लिए जो है ब्रिटिश संसद से, यानी ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, उससे सबसे पहले एक अधिनियम लाया जाएगा वहां पे। किस लिए? भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, है ना, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी नियामकीय अधिनियम 1773। ध्यान रखिए दोस्तों, यानी यहीं से अब शुरुआत हो रहा है। और इसी का लास्ट में जब आप जाइएगा 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद जो संविधान का निर्माण का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका आरंभ जो है यहीं से हो जाता है। ध्यान रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये अधिनियम क्यों आया था? व्यापारी यानी जो कर्मचारी हैं और व्यापारी हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार बढ़ जा रहा है उसको कंट्रोल यानी रेगुलेट करने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, अब इसका सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि महत्व क्या है, कि व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसके प्रोविजंस क्या है, प्रावधान क्या है। दो पार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। महत्व इसलिए है इसका कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके कार्यों को नियमित यानी रेगुलेट और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। इसीलिए ब्रिटिश के संसद में यह कानून पारित हुआ। और दूसरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव था और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो कार्य थे, इनको एक तरह से मान्यता मिली, अर्थात ब्रिटेन का संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगा दोस्तों कंपनी पर। यानी भारत में जो कंपनी है जो पहले व्यापार कर रही थी, और धीरे धीरे वो शासन व्यवस्था चलाने लगेंगी, है ना, दीवानी जो उनको अधिकार मिले थे उससे संबंधित। तो देखिएगा पहली बार जो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्थापित होगा कहां पे? भारत में, कंपनी के माध्यम से। अब चलिए, अब इसके प्रावधान क्या क्या हैं? तो देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट यानी जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, है ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहले उसमें प्रोविजन किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको जो है, यानी जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल वो पहला जो बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरी बात है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल जब कहा जाने लगेगा तो उसी के अधीन मद्रास और बंबई, है ना, ये पहले बंबई बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, है ना।
तो बंबई के गवर्नर अब इसके अधीन, किसके अधीन, अब किसके अधीन हो गए, यानी कि इस बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उसके अधीन हो जाएंगे दोस्तों। उसके अधीन हो जाएंगे, है ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, अब जो गवर्नर जनरल बंगाल के जो बनेंगे उनकी सहायता करने के लिए कलकत्ता में क्या होगा, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय गठन किया जाएगा 1774 ईस्वी में। एलिजा एम्पे वहां के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय क्योंकि इससे भी ऊपर जो न्यायालय था ब्रिटेन में, है ना, वही सब सारे मामले देखे जाते थे। लेकिन भारत के संदर्भ में देखिएगा, कलकत्ता में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा 1774 ईस्वी में। अब देखिए ध्यान से, इस प्रावधान के माध्यम से क्या किया जाएगा कि कर्मचारियों पर, कंपनी के जो कर्मचारियों पर क्या क्या अंकुश लगाया जाएगा। तो सबसे पहले कि वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, मना, है ना। भारतीयों से कोई भी वो उपहार नहीं लेंगे, है ना, और रिश्वत नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इन सारी बातों पर एक तरह से इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रोक लगा दिया। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलिए इसके बाद आगे देखिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो कंपनी, जो व्यापारी, जो लोग थे, व्यापारियों का जो समूह था ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें जो लोग पैसा लगाए हुए थे सबसे मिलकर के एक बना हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण, है ना, किया जाएगा। यानी ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक कदम था एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत में संवैधानिक प्रक्रिया के निर्माण में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसमें मूल बात जो था कि कलकत्ता की सरकार अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी, है ना। यानी कलकत्ता की जो गवर्नमेंट थी उसको एक तरह से पावर दे दिया जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। और यह जो है दोहरा शासन, दोहरी शासन, यानी कि द्वैत शासन के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी, अभी हमने बताया कंपनी के जो लोग पैसे लगाए हुए थे उनसे निदेशक एक मंडल बना हुआ था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यह व्यापारिक मामलों को देखता था, है ना, उसके लिए कंट्रोल कर दिया, नियंत्रित, मतलब एक तरह से यहां पर इंपोज कर दिया जाएगा। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है नियंत्रण करने के लिए, यानी कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं, है ना, कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह से देखिएगा कि भारत में अगर देखा जाए तो दोहरा शासन का आरंभ हो जाएगा कंपनी के माध्यम से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए व्यापारिक मामलों को भी और उनके राजनीतिक मामलों को भी। इसके बाद देखिएगा अगला जो एक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम आ रहा है, ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रोविजन क्या किया गया ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें क्या किया गया कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उनका जो व्यापार करने का जो मोनोपोली था कि ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी पूरब के देशों में, यानी भारत में और पूरब के देशों में, उनके एकाधिकार को अब क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब सभी ब्रिटिश भारत में व्यापार करेंगे, यानी सबके लिए दरवाजा खोल दिया गया कि और लोग भी कंपनी बना करके और व्यापारिक समूह जाकर के व्यापार करेंगे। किंतु अभी भी ध्यान देखिएगा, चाय और चीन से जो व्यापार था वो बरकरार रहा, कायम रहा, यानी इस पर रोक नहीं लगाया गया, ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक और बड़ी बात थी कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था व्यापार करने का, ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की जो अनुमति मिली थी उसको समय समय पर बढ़ाया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और वहां के क्राउन के द्वारा। और देखिएगा यहां भी
1813 के एक्ट में 20 वर्षों के लिए विस्तार करने का प्रोविजन किया गया। और इसमें देखिएगा कि अब इसमें प्रोविजन एक और किया गया कि जो ईसाई मिशनरियां हैं, पहले रोक थी, अब इसमें प्रोविजन किया गया कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत में जा करके और पश्चिमी शिक्षा का एक तरह से प्रसार करेंगे और ईसाईकरण को बढ़ावा देंगे। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रोविजन किया गया दोस्तों, है ना। इसके बाद चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक प्रक्रिया में 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको अब क्या कहा जाने लगेगा, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, है ना, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और क्या हुआ कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियां यानी जो कानून बनाने की उनकी जो शक्तियां थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा और कंपनी का व्यापारिक अधिकार अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से, है ना, समाप्त कर दिया जाएगा, है ना, कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार है। और गवर्नर जनरल के परिषद में यानी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, विधि कानून, है ना, बनाने के लिए। और जिसका एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और यही देखिएगा आगे चल के लॉर्ड मैकाले जो हैं अंग्रेजी का बीजारोपण करेंगे भारत में, है ना। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, कारण यह है, आपको पता है कि भारत में शासन स्थापित करने के लिए समय समय पर देखिएगा अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी नीतियां लाई जाती थी, है ना, अलग अलग प्रशासनिक नीति हो, चाहे कृषि से संबंधी अस्थायी बंदोबस्त नीति हो, अनेक अलग अलग जो नीतियां लाई जाती थी उनका परिणाम था कि 1857 में सैनिक विद्रोह हो जाएगा, है ना, क्योंकि भारत के जितने रजवाड़े थे सबको ये क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, है ना, उनके क्षेत्र को हड़प लेते थे और ब्रिटिश प्रांत का एक तरह से विस्तार करते जा रहे थे, यानी भारत में अपनी सत्ता का सुदृढ़ीकरण कर रहे थे। और इसी के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया में देखिएगा 1857 में जब सैनिक विद्रोह हो जाएगा तब अंग्रेजों का दिमाग खुलेगा कि अरे अब क्या करें। तब उन्होंने क्या किया कि प्रावधान क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल था इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और भारत में क्या होगा कि भारत में जो पहले कंपनी का शासन था यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी शासन कर रही थी उस शासन को ट्रांसफर यानी हस्तांतरण कर दिया जाएगा, कहां पे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन यानी ब्रिटिश ताज, यानी जो ब्रिटिश की जो सरकार है वो डायरेक्ट जो है अब भारत के शासन व्यवस्था को कंपनी से अपने अंडर ले लेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो, चूंकि लंबा ना हो जाए, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस संवैधानिक प्रक्रिया को हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको आपकी तैयारी में, आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर हेल्प करेगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना अमूल्य सजेशन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।